सो हेलो गाइस, वेलकम टू अर्चना अकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आईपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए जो केमिस्ट्री की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। इसका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, तो इसका फर्स्ट लेक्चर हो गया। आज अपन इसका सेकेंड लेक्चर देखेंगे। तो इस सेकेंड लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, आज अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान, जो मास और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की गई। तो सबसे पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लोगों ने पहले साइंटिस्ट ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने जो कैथोड रे ट्यूब थी उसके द्वारा उन्होंने Q बाई एम की वैल्यू निकाल ली, जिसको वो विशिष्ट आवेश बोलते हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ है, लाइक कोई भी एटम है या कोई भी गैस वगैरह कुछ, सबका स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या क्वांटिटी है, स्पेसिफिक चार्ज है उसके एकांक द्रव्यमान पे कितना आवेश है, यही उसका विशिष्ट आवेश होता है। तो विशिष्ट आवेश क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसको, एकांक द्रव्यमान पर उपस्थित तो एकांक द्रव्यमान है उसके ऊपर जितना आवेश होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, विशिष्ट आवेश। और क्या देखेंगे अपन विशिष्ट आवेश के बाद, तो विशिष्ट आवेश अपन ने निकाले Q बाई एम, उसकी वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, उसकी वैल्यू अपने पास आई थी लगभग 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अपन ने ऐसा ही लिया, चार्ज का कूलम होता है ना और उसका किलोग्राम, तो कूलम पर किलोग्राम अपन ने ऐसा यूनिट में निकाल दिया। तो इसके बाद में अपने पास Q बाई एम आ गया प्लस 11 है। और इस चीज़ से बाद में एक साइंटिस्ट आए थे मिलिकन, तो मिलिकन जिनके नाम पे उन्होंने जो प्रयोग किया था उसका नाम भी उनके नाम पे पड़ गया था, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग बोलते हैं इसको। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे उन्होंने पूरा वो बनाया। तो पहले उसको देख लेते क्या क्या, एक ऐसा एक जंगल लिया, तो ऐसा एक गोलाकार लाइक कोई भी ऐसा सीधा हो गया, उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि एक यहाँ पे ऐसा कुछ लगा दिया, चलो यहाँ ऐसे कुछ प्रेशर से लगाने वाला, जैसे हाँ इसमें ऑयल था तो इसमें से बाहर से हवा डालेंगे तो यहाँ पे तेल की बूंदें आएंगी इसमें। उसको ऐसे बंद किया गोलाकार, उसमें एक छेद निकाल दिया। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि जैसे इसका नाम है मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, तो इसमें यहाँ पे ऑयल पंप बोलते हैं इसको, तो इस पंप के थ्रू उन्होंने, इसमें ऑयल था उसकी बूंदें बनाई और फिर उसको इसके अंदर से गुजारा। और इस गुजारने के बाद क्या किया, इन बूंदों का अपन ने ये नापा कि बूंद 1 मिनट या कितने समय में कितनी बूंद आ रही है, तो उनको देखा गया और उनको इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उनको स्टेबलाइज किया गया, कि यानी स्टेबलाइज किया। और फिर उससे ये पता लगाया कि हाँ भाई कि जो इन पे जो आवेश आ रहा है बूंदों पे, उस आवेश का मान क्या हो सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि जो एक आवेश का मान है वो एक निश्चित गुणांक में चेंज हुआ है। तो उस निश्चित गुणांक से उन्होंने क्या निकाला कि हाँ भाई किसी भी चीज़ है उसका कम से कम आवेश इस गुणांक से चेंज हो रहा है, तो मतलब इतना आवेश तो उस पर होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या निकाला कि अपन ने गुणांक निकाल लिया, तो उस गुणांक से अपने को क्या निकला, उससे अपन को ये निकल गया कि आवेश है वो कम से कम इतने गुणांक से चेंज हो रहा है। तो फिर उस गुणांक को अपने Q बाई एम में रखा और वहाँ से अपने पास उसका द्रव्यमान भी आ गया। तो ठीक है, चलो तो वहाँ पे चलो इसको पूरा करते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या किया, तेल की बूंदें डाली, ये यहाँ से निकलेंगी। फिर यहाँ पे इन्होंने एक चीज और लगा दी, ये क्या एक सॉलिड प्लेट है, चार्ज प्लेट, और इस पे क्या है नेगेटिव पोटेंशियल है, यानी ये गोलाकार ऐसे डब्बा था कोई, उसके अंदर पहले तो ऊपर एक ऐसे डब्बे को बंद किया, उसके बीच में से चेन निकाला, फिर बाद में नीचे एक आवेशित ये प्लेट रख दी, यहाँ पे वो लगा दी दूरबीन,
जिसके द्वारा अपन देखा कि कितनी बूंदें गिरती हैं, और इसके ऊपर अपन ने नेगेटिव आवेश लगाया, यानी इसको बैटरी से ऐड कर दिया, तो ये बैटरी है उसके नेगेटिव टर्मिनल ऐसे लगा दिया। फिर इन बूंदों को अपन ने यहाँ पे लाए, जैसे बूंदे इसके प्रोड्यूस में आएंगे आवेशित बूंदे, फिर यहाँ पे एक्सरे किरण लगा दी जिससे कि बूंदे आवेशित हो जाए। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि जो तेल बूंद में है वो जो बूंदे हैं उनको आवेशित करा गया, तो उस आवेशित करने के लिए जो स्रोत का अपन ने यूज किया था वो था एक्सरेज, एक्स किरण बूंद बोलते हैं इनको, फिर एक्सरेज। तो यहाँ से अपन ने इनमें कोई भी ऐसी मशीन लगा रखी है जो एक्सरे, जैसे अपन बॉडी का एक्सरे करवाते हैं तो उसमें भी यही एक्स किरणें यूज होती हैं। तो इनको ये क्या होती है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जब वो अपनी बॉडी से निकलते हैं तो अपनी हड्डियों के थ्रू नहीं जा पाते, बाकी चीज़ों से निकल जाते हैं। तभी तो देखते हैं ना कि जब एक्सरे आता है तो उसमें जहाँ जहाँ अपनी हड्डियाँ होती हैं उनका ऐसे चित्र आ जाता है उस फिल्म के ऊपर। तो ऐसे अपन एक्सरे करते हैं तो एक्स पार्टिकल से ये क्या होगा कि इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो वो इलेक्ट्रॉन जब तेल की बूंदों से टकराएंगे वो एक्सरे आई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करेंगे कि अपने कुछ इलेक्ट्रॉन बूंदों पे छोड़ जाएंगे। तो उन बूंदों पे वो छोड़ जाएंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उस बूंद के साथ बूंद पे आ गए, तो उस बूंद का एक आवेश हो गया। तो उस आवेश के बाद में यहाँ से अपन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करके देखते रहेंगे, तो उस हिसाब से अपन को ये चीज़ पता लगेगी कि ये ऐसे चेंज हो रहा है और ये यहाँ पे स्थिर होती है बूंदें। और तो इस दूरबीन से अपन देखते हैं कि 1 मिनट में जैसे जैसे आवेश चेंज कर रहे हैं नीचे वाली प्लेट का, वो किस तरीके से ये बूंदें चेंज हो रही है 1 मिनट 1 सेकंड कुछ भी रही है। यहाँ पे ये दूरबीन है टेलीस्कोप, तो इस दूरबीन के थ्रू टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप लगा के अपन देख रहे हैं। तो इससे अपन को क्या पता लगा कि जो आवेश आ रहा है यहाँ पे वो एक निश्चित गुणांक के रूप में चेंज हो रहा है। तो उसी गुणांक को अपन क्या बोलेंगे कि जो मिनिमम आवेश है वो है। तो अब देखना जो मिनिमम गुणांक होगा वो क्या था कि जो आवेश होता है किसी भी चीज पे Q वो N के रूप में चेंज हुआ। जहाँ पे N क्या है, कुछ भी जैसे जो उसका नंबर होगा 1 2 3 4, और E क्या है, कम से कम छोटा से छोटा गुणांक जो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अपन को क्या पता लगा कि जो ये आवेश है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणांक के रूप में ये चेंज हो रहा था। कि जैसे जैसे इसमें अपन चेंज कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरे की, इसकी गति, बूंदों की, ये सारी चीज़ें, तो ये किस चीज़ से चेंज हो रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁹ से। तो इससे चेंज हो रहा है। तो अपन को यहाँ से क्या पता लगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लेंगे अपन यहाँ से, क्योंकि अपने पास यहाँ आवेश आ गया। आवेश की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तो इस वैल्यू से अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपन जब E/m की जो वैल्यू आती है ये, तो यहाँ पे रखेंगे अपन और यहाँ पे रख दिए तो मुझे चलो इसकी थोड़ी बोलाई दिखता है 1.602 किस चीज़ में m निकालना है, तो m को इधर आएगी इसके नीचे आएगी, तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू लेना ये कितने होंगे 11 इसमें ऐड हो जाएंगे, ऊपर प्लस किया नीचे 11 तो ऊपर आके 8⁻⁻11 1911 30 1.602 इंटू 1.7588 इंटू 10⁻⁻30, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.91 इंटू 10⁻⁻30, इसी को लिख देंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻, यहाँ 30 है, एक ही कर दिया -30 किलोग्राम। तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.8 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ग्राम में लिखना तो 3 कम कर दो तो ये -28 किलोग्राम हो जाएगा। तो बस ऐसे अपन ने मिलिकन तेल बूंद से अपन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला, और फिर जब अपने विसर्जन गणिका वाला था उसका वैल्यू उसमें कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट था CRT वाला, उसमें प्राप्त Q/m की वैल्यू के साथ इसको सोल्व किया गया, तो अपने पास द्रव्यमान की वैल्यू आ गई। तो अपन ने
मिलिकन और कैथोड रे ट्यूब दोनों का यूज करके क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब क्या अपन देखेंगे कि इस चीज से अपन को जो ये मिलिकन तेल बूंद प्रयोग है, इससे अपन को क्या क्या परिणाम पता होते हैं। तो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग था, इससे अपन को क्या प्राप्त होगा, एक तो अपन को पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.16 से चेंज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.16 से 20 हो गया, द्रव्यमान आ गया किलोग्राम, ये दो चीज का अपन को पता है। अब बाद में अपन जब इलेक्ट्रॉन की बात कर ली तो अब क्या करेंगे अपन, अब अपन बात करेंगे यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु होता है उसमें तीन चीज होती है ना मैन, इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ ये तो होता है, तो ये तो नाभिक हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अब नाभिक की बात करते हैं। तो नाभिक क्या होता है, नाभिक में जो भी पदार्थ है जिसका परमाणु है, चाहे कोई भी तत्व है, तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है और नाभिक का आकार भी बहुत छोटा होता है। तो पहले नाभिक के बारे में पता नहीं था, पहले क्या था कि पूरे में ये बोलते थे कि पूरा जो परमाणु है उसके अंदर फैला रहता है, लेकिन बाद में रदरफोर्ड के जो स्वर्णपत्नी प्रयोग है उससे पता लगा था हमें कि द्रव्यमान वो सारा एक जगह ही सीमित रहता है उसके केंद्र पे, और उसको अपन नाभिक बोलते हैं। फिर आगे बाद में पता लगा कि जो नाभिक है उसके अंदर दो प्रकार के कण होते हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। प्रोटॉन होते हैं धनावेशित कण और न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन कण। इलेक्ट्रॉन हो गया ऋणावेशित, प्रोटॉन हो गया धनावेशित, और जो न्यूट्रॉन है वो अपना हो गया उदासीन। तो E- इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, P+ प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन कुछ नहीं होता, ये उदासीन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये सब पता लग गया। अब बात करते हैं नाभिक की। तो नाभिक में क्या कहोगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर अगर किसी पे भी आवेशित है, तो यहाँ तक ये नहीं पता था कि कौन आवेशित है कौन उदासीन है, कौन सा है या नहीं है। तो बाद में जब न्यूट्रॉन के बारे में या प्रोटॉन के बारे में बात चली, तो फिर इन लोगों ने देखा कि जो पूरा का पूरा नाभिक है वो एक जगह है। तो जो अपन ने जो कैथोड किरणें निकाली थी, तो जो कैथोड किरणें थी उसी तरह नेगेटिव है, वैसे एक होती है धनावेशित किरणें, वो ऋणावेशित किरणें थी, धनावेशित किरण, पॉजिटिव रेज। तो जो नेगेटिव रेज या एनोड अपनी जो कैथोड रे थी वो क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन्स की रेज होती थी। जो धनावेशित किरणें होती है ये क्या होती है, प्रोटॉन की, प्रोटॉन्स वगैरह ये सब होते हैं, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन के यहाँ से अपन को ये पता लगा कि जब भी इन किरणों को केनाल किरणें भी बोलते हैं, ये याद रखना कि जो धनावेशित किरणें होती हैं उनको क्या बोला जाता है, किरणांत किरणें भी बोला जाता है। तो धनावेशित किरण है, तो ये इसके लिए अपन को जो प्रयोग किया था उस प्रयोग का नाम था परिवर्तित कैथोड किरण। परावर्तित कैथोड किरण ये प्रयोग अपन आगे देखेंगे जब परमाणु यहाँ पे ये जो है ये चीजें आगे खोजी गई थी, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज होगी, फिर नाभिक की खोज होगी। तो नाभिक की खोज के लिए अपन परमाणु मॉडल वो सब देखेंगे। यहाँ तो अपन जैसे तीनों जैसे सिलेबस में लिखा कि तीनों कार्ड, तो इनके बारे में जैसे इलेक्ट्रॉन में बताया, तो यहाँ इनके साथ ही अपन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बताया। तो ये परावर्तित कैथोड रेज थी जिनके थ्रू अपन को धनावेशित किरणें या फिर कैनाल किरणें हैं इनकी खोज का पता लगा। और इनकी खोज के पता लगने से अपन को क्या क्या चीज़ें पता लगी इनके बारे में, इनके बारे में पता लगी कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है और जो इसका द्रव्यमान होता है वो 1.67 के आसपास ऐसा कुछ होता है, इंटू 10⁻20 -27 kg।
और जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है उसका कितना था 9.1 इंटू 10⁻। अब देखना क्या पता लगता है, अभी ये देख ली। फिर अब बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटीन के ऊपर जो आवेश होता है वो कितना होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 गुना। प्रोटॉन के बारे में देखें, प्रोटॉन को पी से करते हैं, ये क्या होता है पॉजिटिव हो गया, इस पे आवेश ये हो गया। तो एक तो अपन को यहाँ से ये बात चलेगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश का मान समान होता है पर दोनों के चिन्ह विपरीत होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उस पर 1.602 इंटू 10⁻⁻9 गुना होता है और उस पर पॉजिटिव का 1.602 इंटू 10⁻⁻9 गुना होता है। और आगे क्या देखेंगे अपन, इसका द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान लगभग 1837 गुना ज़्यादा होता है इसके कंपेरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में। और वो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अब देखना ये चीज़ जो द्रव्यमान होते हैं 1.67 इंटू, इसी चीज़ को अपन ने जो ये द्रव्यमान है इसके लगभग द्रव्यमान को अपन ने क्या बोल दिया 1 AMU। यहाँ से अपन एक नई चीज़ का पता लगेगा, वो होता है AMU। एक का मतलब हो गया एटॉमिक, M का मतलब हो गया मास, U का मतलब हो गया यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो AMU को क्या होता है, एक AMU लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁷ kg के बराबर से होती है। तो एक न्यूट्रॉन होता है वो एक AMU का नहीं होता, वो एक AMU से थोड़ा ज़्यादा होता है, सॉरी 1.008 के आसपास होता है, टू बी एग्जैक्ट 1.00727 AMU का होता है। जो एक होता है एक AMU, वो उसकी परिभाषा ये दी जाती है कि एक न्यूट्रॉन का भार 1.00727 इसके बराबर होता है। जैसे आगे अपन देखेंगे एक AMU की परिभाषा, जैसे परिभाषा की बात देखेंगे तो ऐसे बोलते हैं कि जो कार्बन 12 है उसके 12 हिस्से के में जो अगर Na कण लेंगे, जब अपन मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ भी अपन देखते हैं इसी चीज़ का AMU वगैरह का यूज़ करके अपन एक मोल की परिभाषा देते हैं। तो वो यहाँ से अपन ने याद किया, अवगाद्रो नंबर के बारे में भी पता लगा, इसी एटॉमिक मास यूनिट। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, एक की वैल्यू डिसाइड कर दी, दूसरे की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर ली वहाँ से। तो ये चीज़ है अपने पास प्रोटॉन की। तो आप देखें जब इन्होंने देखा कि जब ये पॉजिटिव रेज देखी तो जनरली इसमें अल्फा कण का यूज होता है। तो अल्फा कण क्या होता है 2H4+2, मतलब ये होता है कि जो हीलियम परमाणु होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को, जो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो पीछे एक अल्फा कण बनता है। तो उसमें क्या होता है नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो वहाँ से इनको पता लगा है कि नाभिक में एक ही चीज़ नहीं बल्कि 2 चीज़ें होती हैं और 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो एक कण तो अपन ने देख लिया जिसको अपन प्रोटॉन बोलते हैं, पी से लिख दिया। दूसरा कण N न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे जो कोई भी आवेश नहीं होता, मतलब न्यूट्रॉन एक आवेशिक उदासीन कण है। तो उदासीन कण हो गया मतलब कि जब भी इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से निकालेंगे तो ये कुछ भी इफेक्ट नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जाएगा कोई चेंज नहीं होगा इसमें, इस पर कोई आवेश ही नहीं है। तो ये लाइक F=QE, जब QE 0 हो गया तो E की वैल्यू तो कुछ मतलब ही नहीं रहती है। तो इनफाइनाइट तक कितना भी बड़ा कर दो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूट्रॉन किरणें एकदम सीधी निकल जाएगी। और बाद में ये भी देखा गया कि न्यूट्रॉन का मास जो द्रव्यमान होता है वो लगभग इसके बराबर होता है, परंतु एकदम बराबर नहीं होता, उसका द्रव्यमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन के कंपेयर में। तो न्यूट्रॉन कण प्रोटॉन से वजन में भारी होते हैं। और कितने भारी होते हैं, वो लगभग 1.008 के आसपास होता है इसका लगभग 1.008 AMU। और ऐसे देखते हैं तो 1.674 kg, यहाँ पे देखो तो
ये सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, क्या उनके द्रव्यमान है, क्या उनके AMU में द्रव्यमान है, ये सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। अब देखना यहाँ पे अभी इसका 72 होता है, यहाँ और आगे इसका 174 होता है ना, इतना ही फर्क होता है। उसका 1.672, इसका 1.674, 679, 2 अक्षर तक तो सेम है यहाँ पे हर चीज। तो पर थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, तो प्रोटॉन से ज़्यादा भारी न्यूट्रॉन कण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक अपन को पता होनी चाहिए E, P और N के बारे में। जब आगे अपन आवेश, जैसे अभी जो अपना परमाणु मॉडल देखेंगे वहाँ पे अपन देखेंगे कि पता लगेगा, एटॉमिक मॉडल्स देखेंगे तो वहाँ पे अपन को ये पता लगेगा कि ये प्रोटॉन वगैरह कैसे बने, इसकी खोज किसने की। तो वहाँ पे अपन बताएंगे कि ये इसकी खोज किसने की थी, इस प्रयोग से की थी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए तो स्पेसिफिक 2-3 प्रयोग हुए थे, पर जब अपन नाभिक के बारे में सोचते हैं तो उससे पहले दूसरी चीज़ आ जाती है, वो होती है परमाणु संरचना, जो अपने टॉपिक का भी नाम है। तो परमाणु संरचना में क्या होता है, परमाणु संरचना को देखने के लिए कुछ परमाणु मॉडल दिए गए, तो एटॉमिक मॉडल, कुछ एटॉमिक मॉडल्स दिए गए। तो इन मॉडल्स में क्या बताएगा कि भाई ऐसा परमाणु हो सकता है, ऐसा परमाणु हो सकता है, ऐसा परमाणु हो सकता है। तो एटॉमिक मॉडल देने में सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इन्होंने ये माना गया कि जो एटम होता है, परमाणु, वो किस प्रकार का होगा। तो इन्होंने देखा कि वो लगभग एक गोलाकार में होता है, मतलब वो एक गोला होता है अपना स्फीयर, उसकी तरह होता है। तो इसमें अपन परमाणु संरचना में सबसे पहले थॉमसन ने दिया था इसका, जे थॉमसन। जे थॉमसन का मॉडल, तो सबसे पहला परमाणु मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन। तो थॉमसन भाई साहब ने क्या बोला, तो थॉमसन भाई साहब आए तो इन्होंने बोला कि जो ये अपना परमाणु होता है वो एक तरबूज की तरह होता है। जब अपन एक गोलाकार तरबूज ले लो, तो तरबूज क्या हो गया कि वो अगर जो पूरा भरा होता है ना तरबूज में, तो होता है कि तरबूज की बाहर एक लेयर होती है, अंदर से भरा होता है, उसमें जगह जगह बीज होते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि ये ऐसा होता है कुछ थॉमसन मॉडल। और जो ये तरबूज के बीज होते हैं वो क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये एक साथ सेम तरीके से फैले होते हैं पूरे में, यानी कि वो कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो, पूरे में एक समान रूप से फैले हुए होते हैं। तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। सबसे पहला परमाणु मॉडल जो आया उसमें बताया गया कि जो परमाणु होता है वो एक गोलाकार तरबूज की आकृति का होता है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तरबूज में पाए गए बीजों की तरह उसमें एक समान रूप से पूरे में फैले होते हैं। वैसे इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, कि जैसे अपन ने यहाँ पे तरबूज का एग्जाम लिया, उसने प्लम पुडिंग बोला था। प्लम पुडिंग एक तरबूज तरह का एक फल होता है, पेठा होता है वैसे टाइप का एक फल होता है। प्लम पुडिंग वगैरह बनती है वहाँ से, यूरोप या तो उसमें उन्होंने इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। थॉमसन मॉडल को क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। तो इससे अपन को, इससे मेन जो चीज़ पता लगी वो ये लगी कि वो गोलाकार होता है परमाणु, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे के अंदर एक समान रूप से फैले हुए होते हैं। तो इसके बारे में अपन को यही चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे में एक समान रूप से फैले हुए होते हैं। और ये भी क्या है कि जो परमाणु होती है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, तो जिन्होंने बोला कि जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या होती है 10 मीटर के आसपास, कि 10 मीटर होता है, उसके गुणक के रूप में होती है लगभग, यानी बहुत ही छोटी होती है। और ये गोला जो पूरा होता है ये तो होता है धनावेशी, और जहाँ ये है ये नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि जैसे अपन ये बात तो अपन को पता होती है कि कोई भी परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं, मतलब
उसमें जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे उतने उसमें नेगेटिव पार्टिकल्स भी होंगे। जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उतने नेगेटिव पार्टिकल है। ओवरऑल ये एक उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है। आयन होते हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकाल लेते हैं तो या इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उससे आयन बनते हैं। लेकिन जैसे जनरली अपन बात करते हैं तो परमाणु क्या होता है, एक उदासीन कण होता है। और उदासीन कण की क्या खासियत होगी कि उसमें जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही उसमें ऋणात्मक आवेश होगा। तो धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को खत्म कर देगा और परमाणु उदासीन हो जाएगा। तो ये उन्होंने बोला कि इसमें इसकी एक तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 के गुणक में होती है, इस मॉडल में होती है, और परमाणु एक धनावेशित बोला है। इसमें से जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे प्लम पुडिंग में जैसे बीज होते हैं उसके पर जैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉन से एक समान रूप से जगह जगह पाई जाती है और ये बाकी पूरा धनावेशित होता है। तो इस टाइम तक उन लोगों को नाभिक के बारे में कुछ पता नहीं था, थॉमसन आए थे तब तक। तो तब तक वो क्या मानते थे कि नाभिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं है, पूरा के पूरे में एक समान रूप से फैला हुआ है। जैसे 10⁻⁻10 का एक गोला ले लिया अपन ने, 10⁻⁻10 मीटर का गोला है मान लिया, वैसे तो बहुत बड़ा है, 7 किलोमीटर 3D में अपन ने मान लिया कि ये होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे तरबूज में क्या होता है, उसमें क्या होता है, खाने का जो पार्ट होता है रेडिश, वो उन्होंने माना कि वैसे कुछ पदार्थ फैला हुआ है पूरे में, वो क्या है, धनावेशित पदार्थ, धनावेशित है, पूरे में एक समान रूप से फैला हुआ है और वो धनावेशित है। और उसमें जैसे बीज होते हैं अपने, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन से जो पूरे में जगह 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 फैले हुए हैं। तो वो पूरे मिला के संपूर्ण रूप से वो क्या हो गया, उदासीन। परंतु ये पार्ट क्या हो गया, ये पूरा धनावेशित है और ये इसमें ये उदासीन है, जिसमें धनावेशित एक समान रूप से फैला होता है और इलेक्ट्रॉन बीजों की तरह पाए जाते हैं। बस यही चीज थी जो सबसे मेन चीज ये इसमें याद रखने लायक है। तो ये बात आपको पता है। तो थॉमसन ने आगे आगे गैस में भी बहुत सारे जो अपन आगे देखेंगे भी जो उदासीन गैसें हैं, गैसों में की जो टेम्परेचर, चालकता वगैरह, इन सब चीज़ के लिए इनको 1906 के आसपास नोबेल पुरस्कार भी मिला है। लेकिन ये बात याद रखना कि इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो इस चीज़ के लिए नहीं मिला है, उनके परमाणु मॉडल के लिए इनको नोबेल नहीं मिला, इनको नोबेल मिला है गैसों में चालकता के सिद्धांत में। और ये हमारे, और इसके परिणामों में एक बात ये भी लिख लेना कि यह मॉडल परमाणु की उदासीनता को स्पष्ट करता है। ये तो बता ही रहा है ना ये कि ये परमाणु उदासीन है, ना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो यह मॉडल परमाणु की उदासीनता को भी स्पष्ट करता है। अब इसके बाद में क्या हो गया, इसके बाद में जैसे आगे अपन देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में अपन ने क्या अल्फा कण का यूज करते हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन चीज क्या होती है ये देखें। अल्फा पार्टिकल जिसको लिखते हैं 2 हीलियम 4 + 2, मतलब अल्फा पार्टिकल्स एक हीलियम का परमाणु है जिसके अंदर से अपन ने उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। +2 आ गया, मतलब कि उसको +2 धनावेशित है। मतलब हीलियम क्या होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को अपन ने निकाल दिया, तो अंदर क्या रहेगा, 2 प्रोटॉन + न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन के कारण क्या, इस पूरे के पूरे परमाणु पे क्या रहेगा, +2 धनावेश रहेगा। तो उसको बोलते हैं 2He4 2+। मतलब हीलियम अल्फा कण एक हीलियम कण है, अल्फा
कण एक हीलियम परमाणु है जिसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया गया है। तो इसका विशिष्ट आवेश देखते हैं। इसका विशिष्ट आवेश कितना होगा, 2/4 बराबर 1/2। तो ये इसका विशिष्ट आवेश हो गया। और ये बात भी याद रखना कि अल्फा कणों की भेदन क्षमता कम होती है, वो अपनी बॉडी को नहीं भेद पाते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। और बाद में बात करते हैं बीटा। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और तो इसका अपन देखेंगे विशिष्ट आवेश। तो कितना हुआ, आवेश भी एक है और द्रव्यमान बहुत कम है, इसका एक से भी बहुत कम। तो इसका विशिष्ट आवेश अत्यधिक होता है, क्योंकि ये 1837 के आसपास हो गया। तो 1/1 जैसे इसको मान लें तो इसके रूप में लिखो तो 1/1837, तो लगभग 1837 है। तो जो बीटा पार्टिकल्स होता है उसका आवेश बहुत ज़्यादा, जो एकांक आवेश है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसकी भेदन क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। ये बात अपन को याद रखनी है। तो अपन ने जो अल्फा बीटा और जो गामा पार्टिकल है इनके बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो गए, ऐसे हैं जिनके 2 पॉजिटिव इकाई वाले धनात्मक कण हैं, हीलियम कण हैं। और बीटा किरणें क्या है, इलेक्ट्रॉन के समान नेगेटिव किरणें होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ही मान लो हाई पार्टिकल, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। और जो गामा किरणें होती हैं वो एक्स किरणें होती हैं, और इसमें जनरली न्यूट्रॉन होते हैं। तो अपन को ये बात बता होनी चाहिए कि जो ये पदार्थ होते हैं, तीसरे गामा को थोड़ा ये हाई एनर्जी उदासीन होते हैं। ये अत्यधिक ऊर्जा होती है, जनरली एक्स-रेज होती है। और इसकी भेदन क्षमता पर 1 मान है, इसकी भेदन क्षमता लगभग 100 होती है और इसकी 1000। मतलब जो अपने बीटा पार्टिकल है उनकी भेदन क्षमता अल्फा के गुणा में 100 गुनी होती है, और गामा पार्टिकल्स की भेदन क्षमता अल्फा के गुण कंपेयर में लगभग 1000 गुना होती है। तो अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स के बारे में ये चीज़ बता लीजिए कि क्या इन पे आवेश होता है और क्या इतना इनका विशिष्ट आवेश होता है और कितनी इनकी भेदन क्षमता होती है। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो क्या था, उसके अंदर क्या अपन ने क्या परिणाम निकाले। और लाइक रदरफोर्ड मॉडल ही परमाणु मॉडल्स में एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाया, जिसने नाभिक के बारे में बताया कि नाभिक क्या चीज़ होती है और कैसे काम। So thank you guys, thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this video and